लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सपोजिटरीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद हम सपोजिटरीज क्या होते हैं ये जानेंगे, सपोजिटरीज की क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स क्या होते हैं सपोजिटरीज के, सपोजिटरीज में कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स आए हैं वो देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सपोजिटरीज के लिमिटेशंस क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, फॉर्मुलेशन क्या होता है सपोजिटरीज का, ड्रग कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, बेसिस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं ये भी देखेंगे। सपोजिटरी बेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सपोजिटरी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मेथड्स भी हम देखेंगे, और फिर सपोजिटरीज को बनाने के बाद उसे पैकेज कैसे करते हैं, पैक कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सपोजिटरी। अब ये जो सपोजिटरीज होती है ये सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, जिसे हम बॉडी की ओरिफिस में या फिर बॉडी की कैविटीज़ में इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे बॉडी कैविटी में या फिर बॉडी ओरिफिस में वो मेल्ट होती है, सॉफ्ट होती है और डिज़ोल्व होती है, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है सिस्टेमिक इफ़ेक्ट होता है या फिर लोकलाइज इफ़ेक्ट होता है, जिसके लिए भी उसे डिज़ाइन किया हुआ होता है, वो वहाँ इफ़ेक्ट एक्सर्ट करती है। तो suppositories are solid dosage form intended for insertion into body orifice where they melt, soften, dissolve and exert localized or systemic effects. This is the definition of suppository. A suppository is a drug delivery system that is inserted into the rectum, that is rectal suppository, vagina, vaginal suppository or urethra, urethral suppository, where it dissolves or melts. अब सपोजिटरी ऐसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जहाँ पे हम उसे एक बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। अब बॉडी कैविटी अलग अलग हो सकती है, तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बॉडी कैविटी इज रेक्टम। अगर हम रेक्टम कैविटी में यूज़ कर रहे हैं सपोजिटरीज तो उसे रेक्टल सपोजिटरीज कहते हैं। वजाइनल कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसे वजाइनल सपोजिटरी कहते हैं। अगर हम उसे यूरेथ्रल कैविटी में यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूरेथ्रल सपोजिटरी कहते हैं, जहाँ पे चाहे वो यूरेथ्रा हो, रेक्टम हो, वजाइना हो, तो इन सारी बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करने के बाद सपोजिटरी डिज़ोल्व होती है या फिर मेल्ट होती है और अपना इफ़ेक्ट वहाँ पे एक्सर्ट करती है। अब ये जो वजाइनल सपोजिटरीज होती है उसे अल्टरनेटिव टर्म में पेसरी ऐसा भी कहा जाता है। द अल्टरनेटिव टर्म फॉर मेडिसिन और डिलीवरी ऑफ मेडिसिन वाया सच रूट इज़ फार्मास्यूटिकल पेसरीज। अब ये जो आप देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी। अब सपोजिटरी का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, on the basis of their route of administration and on the basis of method of manufacturing। तो बेस के अकॉर्डिंगली सपोजिटरी का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें 2 बेसिस आते हैं। फर्स्ट है ओलियाजिनस बेस जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सेकंड है हाइड्रोफिलिक बेस। ओलियाजिनस बेस में अगेन 2 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, फर्स्ट इज कोकोआ बटर एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फैट। हाइड्रोफिलिक बेसिस में वाटर सोल्यूबल बेसिस आते हैं और वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस आते हैं। सपोजिटरीज का जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टाइप की सपोजिटरीज होती है, सो लेट्स सी। फर्स्ट होती है रेक्टम सपोजिटरी, जिसे हम रेक्टल सपोजिटरी कहते हैं। रेक्टम की जो बॉडी कैविटी होती है तो उसमें हम उसे इंसर्ट करते हैं। सेकेंड होती है वजाइनल पेसरीज। अब ये जो वजाइनल पेसरीज होती है वो वजाइनल कैविटी में इंसर्ट की जाती है। यूरेथ्रा, और जिसे हम यूरेथ्रल बोगीज भी कहते हैं, तो यूरेथ्रा में इसे इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज ईयर सपोजिटरी, जिसे हम ईयर कोन्स कहते हैं, और नोज सपोजिटरीज को हम नसल बोगीज ऐसा भी कहते हैं। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स होते हैं सपोजिटरीज के। फर्स्ट में आता है मोल्डेड सपोजिटरीज एंड सेकेंड में आता है मॉडर्न सपोजिटरीज। अब ये जो मोल्डेड सपोजिटरीज होती है ये ट्रेडिशनल मेथड होती है मोल्डेड की, तो उसमें आते हैं मोल्ड्स, सेकेंड इज हैंड रोलिंग एंड थर्ड इज कॉम्प्रेशन। मॉडर्न मेथड में आते हैं टैबलेट्स एंड कैप्सूल।
अब ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज, जिसे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आने वाली स्लाइड्स में। अब देखते हैं ये जो सपोजिटरीज होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, डोसेज फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो फर्स्ट है रेक्टल सपोजिटरीज। अब ये जो रेक्टल सपोजिटरीज होते हैं ये एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग होती है। एडल्ट की जो सपोजिटरीज होती है उनका वेट 2 ग्राम तक होता है और उनका शेप टीयर ड्रॉप की तरह होता है। आंसू जो होते हैं ना, तो आंसू के शेप कैसे होते हैं, तो उनकी तरह ये जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है जो हमने एडल्ट के लिए बनाई है, तो उस टाइप की शेप में ये सपोजिटरीज हम बनाते हैं। और चिल्ड्रन की जो सपोजिटरीज होती है उनका वेट 1 ग्राम होता है। नेक्स्ट इज़ वजाइनल सपोजिटरीज, जिसे हम पेसरीज ऐसा भी कहते हैं। अब ये जो वजाइनल सपोजिटरीज या फिर पेसरीज होती है उनका वेट होता है 3 से 5 ग्राम। और ये जो सपोजिटरीज होती है ये मोल्ड, इस मेथड से उसे मोल्ड किया जाता है। जो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखी ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें मोल्डेड और मॉडर्न ऐसे 2 टाइप्स थे। तो ये जो पेसरीज होती है या फिर सपोजिटरीज होती है जो वजाइनल कैविटी में इंसर्ट की जाती है, ये मोल्डेड फॉर्म में क्रिएट की जाती है और उसका शेप होता है ग्लोब्यूलर और ओविफॉर्म शेप होता है, जिसे हम कभी कभी कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। एक तो मोल्ड कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो मोल्ड की हुई जो सपोजिटरी होती है वो ग्लोबुलर और ओविफॉर्म शेप में अवेलेबल होती है, और जो कॉम्प्रेस की हुई वजाइनल सपोजिटरी या फिर पेसरीज होती है उसे हम टैबलेट के शेप में भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं या फिर कोनिकल शेप में भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ यूरेथ्रल सपोजिटरीज। अब ये जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है उन्हें बोगीज भी कहा जाता है, और ये यूरेथ्रल सपोजिटरीज पेंसिल शेप में अवेलेबल होती है। और यूरेथ्रल सपोजिटरी जो हम मेल में यूज़ करते हैं वो होती है 4 ग्राम की, और उनका लेंथ होता है 100 to 150 मिलीमीटर लॉन्ग। अब फीमेल के लिए जो यूरेथ्रल सपोजिटरीज या फिर बोगीज होती है वो 2 ग्राम की होती है, और उनकी लेंथ फीमेल के सपोजिटरीज के कंपैरिजन में कम होती है। मेल में 100 to 150 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, और वुमेन में वो होती है 60 to 75 मिलीमीटर लॉन्ग इन लेंथ। नेक्स्ट इज नसल सपोजिटरीज, जिसे हम नसल बोगीज भी कहते हैं या फिर बगिनरिया भी कहते हैं। बगिनरिया मीन्स फॉर इंट्रोडक्शन इनटू नसल कैविटी, मतलब नसल कैविटी में जो सपोजिटरीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बगिनरिया या फिर नसल बोगीज ऐसा भी कहते हैं। अब ये जो नसल सपोजिटरीज होती है उसे हम ग्लिसेरोजिलेटिन बेस में बनाते हैं, मतलब ग्लिसरॉल प्लस जिलेटिन इनका हम बेस बनाते हैं, और फिर उसमें जो सपोजिटरीज का जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये जो नसल सपोजिटरीज होती है ये 1 ग्राम की होती है वेट में, और उसकी लेंथ होती है 9 से 10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट इज ईयर कोन्स। अब ये जो ईयर कोन होते हैं वो ईयर की जो कैविटी होती है उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो ईयर कोन होते हैं वो काफ़ी रेयरली यूज होते हैं। थियोब्रोमो ऑयल जो होते हैं वो एज अ बेस यूज़ किए जाते हैं ईयर कोन की सपोजिटरी बनाने के लिए। और ये जो ईयर कोन होते हैं वो जनरली यूरेथ्रल बोगीज के मोल्ड में ही प्रिपेयर की जाती है, और हमें जो साइज़ रिक्वायर्ड होता है सपोजिटरीज का उस साइज़ में फिर उसे कट किया जाता है, और फिर ईयर कोन हम बना के उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है डिफरेंट शेप्स ऑफ सपोजिटरी। अब रेक्टल सपोजिटरीज बनाने के लिए ये 4 शेप जो आप देख रहे हैं उस टाइप के शेप में हम रेक्टल सपोजिटरीज बनाते हैं। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये 6 पोर्शन, तो ये है वजाइनल सपोजिटरीज के शेप्स, और इस तरह की कुछ होती है यूरेथ्रल बोगीज। तो ये होते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ suppositories. Now we will see the advantages of suppository. First advantage of suppository is it can exert local effect on rectal mucosa. अब हम बात कर रहे हैं रेक्टल सपोजिटरीज़ की। तो रेक्टल सपोजिटरीज़ क्या करती है, अगर हमें सिर्फ रेक्टल पार्ट में ही इफ़ेक्ट चाहिए तो सपोजिटरी सिर्फ रेक्टल म्यूकोजा पे ही इफ़ेक्ट देगी, मतलब वो लोकल इफ़ेक्ट एग्जर्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज इट यूज टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल। इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल का जो टास्क होता है वो मेन टास्क होता है सपोजिटरीज़ का, तो इसलिए वो इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल जो होता है वो प्रमोट करता है। इट अवॉइड एनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन।
फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम ओरली लेते हैं तो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में जाके या फिर स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको बोवेल का इवैक्यूएशन करना है तो आप क्या एडमिनिस्टर करेंगे, लैक्सेटिव या फिर परगेटिव। तो कभी कभी ये जो लैक्सेटिव और परगेटिव होते हैं ना वो इरिटेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट पे या फिर इंटेस्टिनल पे या फिर स्टमक में। तो ये जो इरिटेशन होता है ये हम सपोजिटरीज़ की मदद से इसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए वो एक्चुअली रेक्टल कैविटी में चाहिए। तो स्टमक को खामखा क्यों डिस्टर्ब करना, क्यों उसे इरिटेट करना, राइट। तो इट अवॉइड एनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन। इट कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब समझ लीजिए कि किसी को चक्कर आ गए हैं या फिर कोई होश में ही नहीं है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अनकॉन्शियस है, तो फिर उन्हें ओरली हम कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो डोज, राइट। तो अगर उसे हम सपोजिटरी के फॉर्म में बना रहे हैं तो किसी और की हेल्प से हम सपोजिटरीज उस पेशेंट को, उस मरीज़ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेज इज इट कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टेमिक एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब आप सबको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो पता ही होगा। क्या होता है ना कि जब हम ओरली कोई डोज लेते हैं या फिर ओरली कोई ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, फिर वो एब्सॉर्प्शन होने के लिए लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद लिवर क्या करता है कि बहुत सारा जो ड्रग होता है, जो डोसेज होती है ड्रग की, जिसे एब्सॉर्प्शन होना होता है पूरी बॉडी में, तो एब्सॉर्प्शन होने से पहले ही वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। मतलब अगर हमारी बॉडी को 2 ग्राम ड्रग की ज़रूरत होती है तो उसमें से कुछ ड्रग लिवर खुद ही मेटाबोलाइज कर देता है। तो इससे क्या होगा कि क्या हमारी बॉडी को जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए थेराप्यूटिक इफेक्ट अचीव करने के लिए, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब बॉडी को एब्सॉर्प्शन करने की जितनी ड्रग की ज़रूरत होती है उतना जाता ही नहीं है ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में, लिवर में, तो वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ओरली ले रहे हैं तो ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। तो अगर हम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोजिटरीज एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्राइटेरिया आएगा ही नहीं, और इससे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सिक्स्थ, बेबीज और ओल्ड पीपल हु कैनॉट स्वैलो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मेडिसिन स्वैलो करना नहीं आता है, या फिर जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उन्हें भी नहीं आता है, क्योंकि उनके जो टंग होती है, हाथ होते हैं, उन पर इतना कंट्रोल नहीं रहता है कि वो एडमिनिस्टर कर पाए, अच्छे से खा पाए मेडिसिन। तो उन पेशेंट में, मतलब जेरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक, तो उनके केस में हम सपोजिटरीज यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव पीपल हु कैन नॉट एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन। अगर किसी की थ्रोट की सर्जरी हुई है या फिर कुछ ऐसे पेशेंट है जो ओरली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं ड्रग्स, तो उनके लिए हम सपोजिटरीज का ऑप्शन रख सकते हैं। ओके, देन पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर नोशिया और वोमिटिंग। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बार बार उल्टियाँ आती है या फिर उन्हें नोशिएटिंग फीलिंग आती है, तो नोशिएटिंग फीलिंग की वजह से भी वोमिटिंग हो सकती है। तो हमने जो ओरली एडमिनिस्टर किए हुए ड्रग है, क्या पता कि वो भी वोमिटिंग के साथ बाहर निकल जाए बॉडी से, और फिर बाहर निकल जाएंगे तो हमें उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कैसे मिलेगा, राइट। तो इन टाइप के कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हम सपोजिटरीज एडमिनिस्टर करके हमें जो इफेक्ट चाहिए होता है वो अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज। नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेजेस, एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। अब क्या है ना, ये जो सपोजिटरीज होती है रेक्टल या फिर वजाइनल रूट में उसे इंसर्ट करना होता है, तो क्या होता है कि इसे प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी के भी सामने ड्रग ले सकते हैं, डोसेज फॉर्म ले सकते हैं, मेडिसिन जो भी होती है रिक्वायर्ड वो हम पानी के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोजिटरीज एडमिनिस्टर करने के लिए ऑब्वियसली प्राइवेसी चाहिए होती है पेशेंट को, तो इसीलिए पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है सपोजिटरीज के लिए। सेकेंड इज सपोजिटरीज आर नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है तो वहाँ पे हम सपोजिटरीज इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सपोजिटरीज को डिजॉल्व होने में, मेल्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्या पता तब तक डायरिया का कोई स्ट्रोक आ जाए। तो इसीलिए डायरिया वाले पेशेंट में हम सपोजिटरी नहीं यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इन सम केसेस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग मस्ट बी गिवन विल बी
ईदर टू इरिटेटिंग और इन ग्रेटर अमाउंट। अब क्या होता है कि सिर्फ एक ही सपोजिटरी लेने से काम तो नहीं बनेगा, हो सकता है कि सपोजिटरीज़ के भी 2 से 3 डोसेस लेने हों, और जो अमाउंट होती है ड्रग की वो बॉडी हमारी टॉलरेट नहीं कर पाए और वहाँ पे इरिटेशन होने लगे, या फिर ग्रेटर अमाउंट में लेने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगे। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सपोजिटरीज़ के केसेस में आ सकते हैं। इसीलिए सपोजिटरीज़ का ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमें स्किन में इरिटेशन हो रही है अगर, तो उससे हम प्रॉपर डोज तो ले नहीं पाएंगे, डोसेस रेजिमेंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें थेरेपेटिक इफ़ेक्ट वहाँ पे नहीं मिल सकता, या फिर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इरिटेट जो कर रहे हैं ड्रग वो हम नहीं ले सकते, राइट। Then next disadvantage is incomplete absorption may be obtained because suppositories usually promotes evacuation of the bowel। अब सपोजिटरीज का मेन रोल क्या है कि इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल की इवैक्यूएशन को प्रमोट करना। तो क्या हो सकता है कि अगर इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल हो रहा है तो हमें एब्सॉर्प्शन भी इनकम्प्लीट ही मिलेगा। तो ये जो सारे हैं वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज। एंड वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ सपोजिटरीज। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये कि एस्थेटिक ऑब्जेक्शन है। तो एस्थेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग देम इनटू बॉडी कैविटीज़, जो बॉडी कैविटीज़ में हम सपोजिटरीज इंसर्ट करते हैं वो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, प्लीजिंग नहीं है। इसके लिए हमें प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, इसीलिए पेशेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो फर्स्ट रीज़न है एस्थेटिक ऑब्जेक्शन। सेकेंड इज लीकेज। समटाइम्स मेल्टेड सपोजिटरीज लीक फ्रॉम द बॉडी कैविटीज़ सच एज वजाइनल और यूरेथ्रल प्रोडक्ट। अब लीकेज की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है ना कि सपोजिटरीज एक्ट कैसे करती है, एक तो बॉडी फ्लूइड जो होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, या फिर सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद उसमें फ्लूइड थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो वो फ्लूइड में कन्वर्ट होने के बाद, मेल्ट होने के बाद बॉडी से लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी कैविटीज़ से। तो लीक होने के चांसेस जो होते हैं वो वजाइनल सपोजिटरी में, वजाइनल कैविटीज़ में या फिर यूरेथ्रल प्रोडक्ट में ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए लीकेज की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो भी एक लिमिटेशन है सपोजिटरीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एब्सॉर्प्शन। अब ये जो एब्सॉर्प्शन होता है ना सपोजिटरीज़ का, वो बॉडी कैविटीज़, जिस बॉडी कैविटी में हम ड्रग प्लेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, या फिर बॉडी कैविटी में वो सपोजिटरीज़ प्लेस करने के बाद कोई इरिटेशन या प्रोवाइड हो रही है, या फिर वहाँ पे डिहाइड्रेशन है, इन सारे फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए होता है सपोजिटरीज़ का वो कैसा होगा। तो इसमें हम एब्सॉर्प्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये 80% ही एब्सॉर्ब होगा, 90% ही एब्सॉर्ब होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है बॉडी कैविटीज़ के ऊपर, इरिटेशन के ऊपर और डिहाइड्रेशन के ऊपर। तो इसीलिए एब्सॉर्प्शन भी यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम बता सकते हैं कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में इतना इतना ड्रग भी चला जाए तो भी हमारी बॉडी को इतना इतना एब्सॉर्प्शन वहाँ पे मिल जाएगा। उस तरह से हम सपोजिटरीज़ के केसेस में यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड देन फोर्थ लिमिटेशन इज़ म्यूकोजल डैमेज। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स लाइक लोकल एनेस्थेटिक में कॉज म्यूकोसल डैमेज। अब रेक्टल या फिर वजाइनल कैविटीज़ में हम जो सपोजिटरीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें लोकल एनेस्थेटिक हम यूज़ करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करने की वजह से क्या हो सकता है, जिस रेक्टल कैविटी में या फिर वजाइनल कैविटी में जो म्यूकोजल स्किन होती है, म्यूकोजल लेयर होती है, तो उसे डैमेज हो सकता है। और इसीलिए सपोजिटरीज़ का जो लिमिटेशन होता है उसमें म्यूकोजल डैमेज भी इंक्लूड होता है। इसकी वजह से सपोजिटरीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती है। नाउ वी विल सी द न्यू ट्रेंड्स ऑफ सपोजिटरी। तो सपोजिटरी में अब तक जो चलती आ रही थी वो थी मोल्डेड मैन्युफैक्चरिंग, और जो न्यू ट्रेंड्स आए हैं सपोजिटरीज़ में तो उसमें से फर्स्ट है टैबलेट सपोजिटरीज एंड सेकेंड इज लेयर्ड सपोजिटरीज। वन बाय वन देखते हैं कि ये जो टैबलेट सपोजिटरीज या फिर लेयर सपोजिटरीज जो होती है न्यू ट्रेंड्स में वो होती क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टैबलेट सपोजिटरीज। अब आजकल के दिनों में जो सपोजिटरीज़ बनाई जाती है वो कॉम्प्रेशन मेथड से बनाई जाती है। ये जो कॉम्प्रेशन मेथड होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जिस तरह से हम कॉम्प्रेस टैबलेट्स बनाते हैं। और ये जो टैबलेट सपोजिटरीज़ होती है ये आलमंड शेप की होती है। सेकेंड इज़ लेयर्ड सपोजिटरीज़।
और ये जो लेयर्ड सपोजिटरीज होती है, जैसे कि नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिफरेंट ड्रग डिफरेंट लेयर्स में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। अब ये जो लेयर सपोजिटरीज हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? जो ड्रग्स एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है उसे एक दूसरे से अलग रखने के लिए या फिर इनकम्पैटिबिलिटी अवॉइड करने के लिए लेयर सपोजिटरीज हम बनाते हैं। या फिर कुछ ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, डिसोल्यूशन रेट अलग होता है, तो ऐसे ड्रग्स को अलग रखने के लिए भी हम लेयर्ड फॉर्म में सपोजिटरीज बनाते हैं। अब ये जो लेयर्ड सपोजिटरीज होती है वो बनाई कैसे जाती है? सबसे पहले क्या करना होता है, जो मोल्ड हमने बनाया होता है लेयर्ड सपोजिटरीज के लिए वो हमें पार्शियली फिल करना होता है, मतलब हाफ साइज़ में फिल करना होता है, या फिर हमें जितने भी लेयर्स उसमें बनाने हों तो फर्स्ट एक लेयर हमें बनाना होता है, उसके बाद उसे कूल करना होता है। एक लेयर बनाने के बाद, मतलब पार्शियली फिल करने के बाद उसे कूल करना होता है। कूल करने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिडिफाई होने के बाद फिर दूसरा लेयर ऐड किया जाता है। दूसरा लेयर ऐड करने के बाद वो फिर से सॉलिडिफाई होगा। तो इस तरह से 2 लेयर की सपोजिटरीज बन जाएंगी। या फिर हमें 3 लेयर की बनानी हो तो पहले एक लेयर को बनाइए, फिर उसे सॉलिडिफाई कीजिए, फिर सेकेंड लेयर उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए, फिर उसे सॉलिडिफाई कीजिए और उसके बाद थर्ड लेयर उसमें जो मटेरियल होता है वो पोर कीजिए और फिर उसे सॉलिडिफाई कीजिए। तो इस तरह से हम लेयर्ड सपोजिटरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल सपोजिटरीज। अब आपको क्या सॉफ्ट जेल और हार्ड जेल ये तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में आप सीख ही गए होंगे। तो सॉफ्ट जेल जो होती है वो बॉडी कैविटीज़ में, जैसे कि रेक्टम या वजाइनल कैविटी हुई, तो उसमें इंसर्ट करने के लिए सॉफ्ट जेल सपोजिटरीज हम बनाते हैं। मतलब जो जेल होता है वो सॉफ्ट जेल होता है, हार्ड जेल नहीं होता। हार्ड जेल में कैप एंड बॉडी ऐसे 2 पोर्शंस आते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी कैप्सूल के बारे में। उसमें बॉडी, कैप, ये जो पार्ट होते हैं हार्ड जेल में और सॉफ्ट जेल क्या होती है मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आई बटन में वो आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये जो सपोजिटरीज़ हम कैप्सूल सपोजिटरीज़ बनाते हैं वो सॉफ्ट जेल होती है। तो ये जो सॉफ्ट जेल होती है उसमें हम लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस सॉफ्ट जेल में फिल कर सकते हैं और जिस पार्ट में हम जिस बॉडी कैविटी में हम इसे इंसर्ट करना चाहें उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो कैप्सूल सपोजिटरीज़ होती है उसे आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है कोटेड सपोजिटरीज़। ये जो सपोजिटरीज़ होती है ये कोटिंग सॉल्यूशन में उसे डीप किया जाता है इन टाइप की सपोजिटरीज़ को। फिर उसमें क्या होता है कि कोटिंग सॉल्यूशन की जो डिज़ायर्ड थिकनेस है जब तक हमें अचीव नहीं हो जाती, जब तक हमें मिल नहीं जाती, तब तक हमें उसमें उसे डुबो के रखना है, डीप करके रखना है। अब इसमें जो कोटिंग सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, सिटिल अल्कोहल। तो पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एंड सिटिल अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम वो कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद कोटिंग सॉल्यूशन में डीप करने के बाद सपोजिटरीज़ को हम बाहर निकालते हैं, उन्हें ड्राई करते हैं। और ये जो हम कोटिंग देते हैं इससे क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है तो स्टोरेज के पीरियड में उसे प्रोटेक्शन मिल जाती है। और कभी कभी ये जो कोटिंग हम देते हैं उसका यूज़ जो होता है वो मेडिकामेंट की रिलीज़ को कंट्रोल करने में भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट ट्रेंड इन सपोजिटरीज इज़ डिस्पोजेबल मोल्ड। अब ये क्या होता है कि ये जो सपोजिटरीज़ के मोल्ड हम बनाते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल से और या फिर थिन फॉइल से बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो सपोजिटरी के मोल्ड होते हैं उसमें हम सपोजिटरी का मटेरियल पोर करते हैं। डिस्पोजेबल मोल्ड होते हैं ये, मतलब हम रीयूज़ नहीं कर सकते इसे। तो एक बार उसमें सपोजिटरी हमने पैक कर ली तो फिर वो उसी तरह से हम पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। तो ये इस टाइप के जो मोल्ड्स होते हैं इसे डिस्पोजेबल मोल्ड्स कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम सपोजिटरी का मटेरियल पहले बना लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है वो मोल्टन फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वो जो डिस्पोजेबल मोल्ड होते हैं उसमें हम उसे पोर कर देंगे। पोर करने के बाद कूल होंगे, फिर उसमें जो एक्सेस मास होता है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। ये जो एक्सेसिव मास होता है इससे हम नाइफ़ के या फिर ब्लेड की हेल्प से ट्रिम कर सकते हैं। जिस तरह से हम ट्रेडिशनली सपोजिटरी प्रिपेयर करते हैं, लिपस्टिक प्रिपेयर करते हैं, तो जो एक्सेस मास फॉर्म होता है मोल्ड के ऊपर तो हम उसे शार्प ब्लेड से या फिर नाइफ़ से कट ऑफ कर देते हैं। उसी तरह से ये जो डिस्पोजेबल मोल्ड होते हैं उस पर भी जो एक्सेसिव मास होता है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद हम उस मोल्ड को सील करेंगे, सील के बाद उन्हें पैक करेंगे। और ये जो डिस्पोजेबल मोल्ड्स होते हैं ये चीपर होते हैं और एलिगेंट भी होते हैं। तो
ये जो चीपर और एलिगेंट सपोजिटरीज होते हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। और ये जो इसके शेप्स जो होते हैं अवेलेबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इसके शेप्स अवेलेबल होते हैं और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए ये चीपर है। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिस्पोजेबल मोल्ड का एडवांटेज क्या है जो ट्रेडिशनली हम बना रहे हैं कि ट्रेडिशनली मोल्ड में डालेंगे, फिर उसे बाहर निकालेंगे, फिर उसे पैक करेंगे, फिर उसे शिप करेंगे। तो डिस्पोजेबल मोल्ड का मतलब क्या फ़ायदा, तो फ़ायदा ये है कि अगर सपोजिटरी हम मोल्ड में ही पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं, ओके, तो अगर स्टोरेज के दौरान वो मेल्ट हो जाए तो मेल्ट होने के बाद भी वो कहाँ पर रहेगी, मोल्ड में ही रहेगी, ठीक है। तो फिर ऐसे मोल्टन मास को अगर हम फ्रीज़ करेंगे, फिर से फ्रीज़ करेंगे, तो फिर से वो अपने शेप में आ जाएगी और जैसे ही हम मोल्ड से उसे बाहर निकालेंगे तो हम बॉडी कैविटी में उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी भी अप एंड डाउन होती है तो सपोजिटरी मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज होता है सपोजिटरीज़ का, तो वो यहाँ पे हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल मोल्ड्स। तो ये थे 5 न्यू ट्रेंड्स जो हमने सपोजिटरी में देखे। अब देखते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया सपोजिटरीज क्या होती है। सो एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया सपोजिटरीज आर सॉलिड single dose preparations. The shape, volume and consistency of suppositories are suitable for rectal administration. एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया सपोजिटरीज क्या होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है और सिंगल डोज प्रिपरेशन होती है एज लाइक कैप्सूल एंड टैबलेट्स पे क्या होती है, सिंगल डोज प्रिपरेशन होती है। तो इसमें जो शेप होता है सपोजिटरीज की, वॉल्यूम होती है एंड कंसिस्टेंसी होती है, वो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल होती है। अब इसमें पेसरीज जो होती है वो जनरली वेजाइनल यूज़ के लिए इंटेंडेड होती है और लार्जर साइज़ के मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। और जो पेसरीज जो होती है उनका वेट 4 से 8 ग्राम के बीच में होता है। पेसरीज जो होती है वो ऑलमोस्ट लोकल इफ़ेक्ट्स देने के लिए प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसे बनाया जाता है। और उसमें एक्सेप्शन ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन पेसरीज दैट डोंट एक्सर्ट अ सिस्टमिक इफेक्ट। नाउ वी विल सी अबाउट पेसरीज। तो पेसरीज में जो कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें लोकल एक्शन इंक्लूड होती है। तो उसमें आता है एंटीसेप्टिक, पेसरीज में हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स यूज़ करते हैं, लोकल एनास्थेटिक्स यूज़ करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट जो होते हैं, अगर ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन हो गई है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, मोनिलियल इन्फेक्शन हो गई है, तो इन टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए भी हम पेसरीज में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे हम थेरेप्यूटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं तो वो सपोजिटरीज में इनकॉर्पोरेट करके इन टाइप के इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोजिटरीज। अब जो सपोजिटरी हम बनाते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सेकेंड इज सपोजिटरी बेस। एक्टिव इंग्रेडिएंट में अगर हम किसी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो हम पहले ही देख चुके हैं पिछली स्लाइड में कि एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ इन्फेक्शन हुए हैं, ट्राइकोमोनियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो ड्रग हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा सपोजिटरीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सपोजिटरी बेस। तब ये जो सपोजिटरी बेस जो होते हैं तो उनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये कि जो सपोजिटरी बेस होता है उसमें 36 डिग्री सेल्सियस जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वहाँ पे मेल्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर बॉडी फ्लूइड में उसने डिज़ोल्व होना चाहिए या डिस्पर्स होना चाहिए ताकि वो मेल्ट होकर अपनी एक्शन एग्जर्ट कर पाए। नेक्स्ट इज इट शुड रिलीज मेडिकामेंट्स ईजीली। जो मेडिकामेंट हमने सपोजिटरी बेसिस में या फिर सपोजिटरी के प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं तो सपोजिटरी बेस ने उस मेडिकामेंट को ईजिली रिलीज़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज द शेप शुड रिमेन इंटैक्ट वाइल हैंडलिंग। सपोजिटरीज के हमने डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देखे, तो हम जब तक हैंडल कर रहे हैं सपोजिटरीज, जब तक हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक उसका शेप एज इट इज़ रहना चाहिए। नहीं तो पता चले कि सपोजिटरीज हम हैंडल करते वक्त ही वो पिघल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट टू सेंसिटिव एंड इन्फ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन। जो सपोजिटरीज हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम बॉडी कैविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज सो सेंसिटिव एज कम्पेयर टू आवर आउटर स्किन।
सो इसीलिए जो हम सपोजिटरीज बेस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसने नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई भी इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज, दैट इज इट डज नॉट चेंज कलर, ओडर और ड्रग रिलीज पैटर्न। जो सपोजिटरी बेसिस हम यूज़ कर रहे हैं उन्होंने स्टोरेज के दरमियान स्टेबल होना चाहिए, उसने अपना कलर चेंज नहीं करना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और ड्रग रिलीज पैटर्न जो होता है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इट शुड बी कंपैटिबल विद ब्रॉड वैरायटी ऑफ ड्रग एंड एडजुवेंट। जो सपोजिटरी बेस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसने हमारे ड्रग के साथ या फिर जो एडजुवेंट या फिर एडिटिव्स हमने सपोजिटरी में मिक्स यूज़ किए हुए हैं तो उनके साथ उसने कंपैटिबल होना चाहिए, न कि कोई अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए, राइट। देन लास्ट इज इट शुड श्रिंक so that it comes out easily from the mold without the use of any lubricant। जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसने मेल्ट होने के बाद जब हम उसे कूल करते हैं तो कूल होने के बाद खुद को थोड़ा सा श्रिंक करना चाहिए। श्रिंक होने से क्या होगा कि जो मोल्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसका साइज रिडक्शन हो जाएगा सपोजिटरी बेस का, तो क्या होगा कि वो मोल्ड के वॉल के साथ स्टिक नहीं होगा, वो ईजीली हम उसे मोल्ड से निकाल सकते हैं। तो ये तो थी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सपोजिटरी बेसिस। अब सपोजिटरी बेसिस की जो हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो उनके साथ साथ सपोजिटरी बेसिस में हम फैटी बेसिस जो यूज़ करते हैं तो फैटी बेसिस के लिए कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो फैटी बेसिस जब हम यूज़ करते हैं सपोजिटरी बेसिस में तो फैटी बेसिस के लिए एसिड वैल्यू कितना होना चाहिए, बिलो 0.2। सल्फोनिफिकेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, 200 to 245 इस रेंज में होना चाहिए। आयोडीन वैल्यू 7 से कम होना चाहिए और इंटरवल पॉइंट एंड सॉलिडिफिकेशन पॉइंट जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये जो थी 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी वो थी फैटी बेसिस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ वी विल सी द सपोजिटरी बेसिस। अब सपोजिटरी बेसिस में जनरली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फैटी बेसिस जिनकी हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी अभी पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट इज़ वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस। थर्ड इज़ इमल्सिफाइंग बेसिस। अब ये जो फैटी बेसिस होते हैं ना वो बॉडी टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 36 to 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, तो फैटी बेसिस में भी इसी रेंज के दरमियान डिसॉल्व होते हैं या फिर बॉडी में मेल्ट होते हैं। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस। अब ये जो वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल बेसिस होते हैं वो रेक्टल सिक्रेशंस जो होती है तो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसका इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। थर्ड इज़ इमल्सिफाइंग बेसिस। ये जो इमल्सिफाइंग बेसिस होते हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है ड्रग का उसमें स्मॉल अमाउंट में भी इमल्सिफाई हो जाते हैं, तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेसिस। अब फैटी बेसिस के बारे में पढ़ते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन जो हमने देखी। तो फैटी बेसिस है उसमें से फर्स्ट, सो ये जो फैटी बेसिस होते हैं ये बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है थियोब्रोमा ऑयल जिसे हम कोकोआ बटर भी कहते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंथेटिक फैट। अब ये जो थियोब्रोमा ऑयल और कोकोआ बटर होता है ये इसका कलर होता है येलोइश वाइट और ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है और चॉकलेट की तरह ऑर्डर होता है इसका। आपने वो वैसेलीन का बॉडी लोशन तो देखा होगा कोकोआ बटर वाला, तो उसका ऑर्डर कैसा होता है, थोड़ा सा चॉकलेट की तरह होता है। तो सेम इंग्रेडिएंट उसमें भी यूज़ किया जाता है, वैसलीन में कोकोआ बटर यूज़ किया जाता है। तो आप उसके कंटेनर पे वो कोकोआ बटर लिखा हुआ भी देखेंगे, तो वो होता है थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोकोआ बटर। ये जो थियोब्रोमा ऑयल होता है ये ग्लिसरीन एस्टर्स का और डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मिक्सचर होता है। फैटी बेसिस में जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो फैटी बेसिस होते हैं उनकी मेल्टिंग रेंज जो होती है वो होती है 30 से 36 डिग्री सेल्सियस तक, जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में और बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद वो मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड इज़ इट इज़ रेडिली मेल्टेड ऑन वार्मिंग एंड रैपिड सेटिंग ऑन कूलिंग। थियोब्रोमा ऑयल ये जो एग्जांपल देखा हमने फैटी बेस में, तो वो जो फैटी बेसिस होते हैं तो
वार्म करने के बाद वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं और कूलिंग के बाद इजीली रैपिडली सेट भी हो जाते हैं। ये जो फैटी बेसिस होते हैं ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली मिक्सिबल भी होते हैं, इरिटेशन इसकी नहीं होती, नॉन इरिटेटिंग होते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फैटी बेसिस होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो उसमें से फर्स्ट डिसएडवांटेज है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी सब्सटेंस की जो उस सब्सटेंस को एक से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल करा देती है। तो फैटी सब्सटेंस में भी, फैटी बेसिस में भी ये पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। जब हम कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करते हैं, कूल करते हैं, उसे सॉलिडिफाई करते हैं मेल्ट करने के बाद, तो वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है फैटी बेस का, वो किन किन टाइप्स पे, मतलब किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है। तो उसमें से फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। कौन सा टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं मेल्ट के लिए, रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग कैसे कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, रैपिड कर रहे हैं, और साइज ऑफ मास। तो इन फैक्टर पे डिपेंड करता है पॉलीमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक। अब मान लीजिए कि हम जो फैटी बेसिस होते हैं वो 36 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसे मेल्ट कर रहे हैं, 36 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसे स्लोली कूल कर रहे हैं फैटी बेसिस को। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? इट विल फॉर्म स्टेबल बीटा क्रिस्टल्स विथ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। 36 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसे मेल्ट कर रहे हैं और स्लोली कूल कर रहे हैं, तो स्टेबल बीटा क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर फैटी बेसिस को हम ओवर हीट कर रहे हैं और उसके बाद कूल कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा? इट विल प्रोड्यूस अनस्टेबल गैमा क्रिस्टल्स विच मेल्ट एट अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस और अल्फा क्रिस्टल्स मेल्टिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओवर हीट करने के बाद अगर हम उसे कूल कर रहे हैं, तो कूल करने के बाद अनस्टेबल गैमा क्रिस्टल फॉर्म होंगे। अब जो ये अनस्टेबल गैमा क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा? तो उनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर अनस्टेबल अल्फा क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी कैविटी का जो टेम्परेचर होता है तो वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस। तो हमें वो सपोजिटरी मेल्ट करने के लिए 36 डिग्री सेल्सियस पे उनका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर अनस्टेबल क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनका 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो क्या ये हमारे बॉडी के लिए कंपैटिबल है? नहीं है। तो इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करता है फैटी बेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें नहीं चाहिए। तो वो है एक डिसएडवांटेज ऑफ फैटी बेसिस। अब ये जो कोकोआ बटर होता है वो स्लोली मेल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ओवर हीटिंग करेंगे या फिर रैपिड हीट करेंगे तो क्या होगा? अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें उसे स्लोली मेल्ट करना है ओवर अ वार्म वाटर बाथ टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म। हमें डायरेक्टली बर्नर की जो फ्लेम होती है या फिर बर्नर पे रख के उसे हीट नहीं करना है। एक वार्म वाटर बाथ लेना है, उस पर थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोकोआ बटर भी आप कह सकते हैं, तो उसमें उस बीकर में हमें वो रख के उसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और मेल्ट करने के बाद उसे फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो ऐड करके फिर उसको सपोजिटरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा? जो अनस्टेबल गैमा क्रिस्टल्स या फिर अल्फा क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं ओवर हीटिंग की वजह से, तो वो नहीं होंगे। नेक्स्ट इज अडेरेंस टू मोल्ड। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अडेरेंस टू मोल्ड। अब थियोब्रोमा ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोकोआ बटर जो होता है वो कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जितना उसे होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होता है, जिससे हम मोल्ड से जो सपोजिटरी मटेरियल होता है वो आसानी से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या फिर जितनी में कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, तो वो मोल्ड की जो वॉल होती है ना, तो उसे स्टिक हो जाएगा। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये होती है मोल्ड, और ये जो उसकी वॉल होती है, तो उससे ये जो सपोजिटरीज़ है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुई बेसिस अच्छे से, तो ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, अच्छे से हम उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ये जो फैटी बेसिस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है अच्छे से, तो मोल्ड से स्टिक हो जाती है। हेंस स्टिकिंग में ऑकर एंड पर्टिकुलरली इफ़ द मोल्ड इज़ वार्म। अगर ये मोल्ड थोड़ी सी गर्म है तो उससे भी
ये चीज़ें स्टिकिंग की जो होती है प्रॉब्लम हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो अडेरेंस टू मोल्ड का इशू है वो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये जो मोल्ड हम पहले से ही अगर इसे थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देंगे किसी लुब्रिकेटिंग एजेंट की मदद से, तो ये जो सपोजिटरीज होती है जो स्टिक होने वाली है वो स्टिक नहीं होंगी। ओके। थर्ड इज सॉफ्टनिंग पॉइंट इज़ टू लो फॉर हॉट क्लाइमेट। क्या होता है कि कभी कभी जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सपोजिटरीज हम बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करने वाले होते हैं तो वो पहले ही मेल्ट हो जाती है। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है, हमें वो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होता है। अब सॉफ्टनिंग पॉइंट इंक्रीज़ कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें वाइट बीसवैक्स जो होता है वो थियोब्रोमो ऑयल में ऐड करना होता है। तो इससे क्या होगा, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है जिनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन टाइम की कंट्री में वो सपोजिटरी जो है वो थोड़ी सी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे विथस्टैंड कर पाएगी उस टेम्परेचर कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस बाय सोल्यूबल इंग्रेडिएंट। अब क्लोरल हाइड्रेट जैसे जो ड्रग होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो थियोब्रोमो ऑयल में ऐड करने से क्या होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं थियोब्रोमो ऑयल में ऐड करने के बाद। और डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो फिर सपोजिटरीज फिर से सॉफ्ट हो जाएगी, जो यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। हम उसे यूज़ नहीं कर सकते सॉफ्ट सपोजिटरीज को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर करना है या फिर हमें उसे रेज करना है तो हमें उसमें वाइट बीसवैक्स की एडिशन करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने सॉफ्टनिंग पॉइंट इंक्रीज़ किया था उसी तरह से हमें मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करने के लिए वाइट बीसवैक्स इसमें ऐड करना पड़ता है, तभी हम मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे इंक्रीज़ कर पाएंगे। Next is slow deterioration during storage, and this is due to oxidation of unsaturated glyceride. डिटोरिएशन होता है सपोजिटरीज़ में क्योंकि हम जो अनसेचुरेटेड ग्लिसराइड्स उसमें यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन वहाँ पे फॉर्म होता है। और इसीलिए स्टोरेज के दरमियान जो डिटोरिएशन हम देखने को मिलता है वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। नेक्स्ट इज़ पुअर वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। अब ये जो पुअर वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, अगर हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे तो ये जो डिसएडवांटेज है हम उसे काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लीकेज फ्रॉम द बॉडी। अब क्या होता है, जो सपोजिटरी हम यूज़ करते हैं वो बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद वहाँ पे मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद जो मेल्टेड बेस होता है वो रेक्टम से या फिर वजाइनल कैविटी से वहाँ से लीक होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब ये जो लीकेज की चांसेस होती है ये पेसरिस के केस में ज़्यादातर देखी जाती है क्योंकि लार्जर साइज़ होती है वहाँ पे। और इसीलिए ये जो लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए थियोब्रोमो ऑयल की जो सपोजिटरीज होती है, मतलब वजाइनल पेसरीज जो होती है, तो वो थियोब्रोमो ऑयल के साथ बहुत रेयरली बनाई जाती है, किसी और बेसिस के साथ ये बनाई जाती है। नेक्स्ट है रिलेटिवली हाई कॉस्ट। अब ये जो सपोजिटरीज होती है जो हम फैटी बेसिस की मदद से बनाते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फैटी बेसिस। नेक्स्ट इज सिंथेटिक हार्ड फैट, डिसएडवांटेजेस जो हमने अब तक देखे वो फैटी बेसिस में जो थियोब्रोमा ऑयल आता है, कोकोआ बटर, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। अब फैटी बेसिस के अंडर जो सेकेंड टाइप है वो है सिंथेटिक हार्ड फैट। As a substitute of theobroma oil, a number of hydrogenated oils, example hydrogenated edible oil, arachis oil, coconut oil, palm kernel oil, stearic and a mixture of oleic and stearic acids are recommended. अब तक हमने जो देखा डिसएडवांटेजेस ऑफ थियोब्रोमा ऑयल, तो उसे ओवरकम करने के लिए हम सिंथेटिक हार्ड फैट यूज़ करते हैं क्योंकि डिसएडवांटेजेस तो काफ़ी है थियोब्रोमा ऑयल के। तो उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमें कोई दूसरा इंग्रेडिएंट ढूंढना पड़ेगा जो थियोब्रोमा ऑयल के जो डिसएडवांटेज है उन्हें कवर कर सके। अब उसमें क्या क्या आता है सिंथेटिक हार्ड फैट में, तो उसमें आते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। अब हाइड्रोजनेटेड ऑयल के एग्जांपल है जैसे कि हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल, अराचीस ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल, स्टेरिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ ओलिक एंड स्टेरिक एसिड। ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसे हम एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर थियोब्रोमा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब ये
सिंथेटिक हार्ड फैट होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये एक बार देख लेते हैं। सिंथेटिक हार्ड फैट जो होता है उनका सॉलिडिफाइंग पॉइंट वो ओवर हीटिंग की वजह से अफेक्ट नहीं होता। अब जिस तरह से हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है थियोब्रोमा ऑयल। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू गेट अवेलेबल इन मोर देन वन फॉर्म। तो जिस तरह से हमने देखा कि ओवरहीट करने के बाद वो अनस्टेबल गामा क्रिस्टल या फिर अल्फ़ा क्रिस्टल्स फॉर्म करता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है जहाँ पे हमें जो फैटी बेसिस होते हैं वो मेल्ट होने चाहिए। अब जो अनस्टेबल फॉर्म हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट है 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारी बॉडी के मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो अगर हम उनकी वजह मतलब थियोब्रोमा ऑयल की जगह सिंथेटिक हार्ड फैट यूज़ करेंगे तो उनका सॉलिडिफाइंग पॉइंट जो होता है वो अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि अगर हम उनसे ओवरहीट भी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो भी क्या होगा, उस पर कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, they have good resistance to oxidation because their unsaturated fatty acids have been reduced। अब थियोब्रोमा ऑयल में डिसएडवांटेज हमने ये देखा कि अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स जो प्रेजेंट होते हैं फैटी बेसिस में उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है और रैंसिडिफिकेशन के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक हार्ड फैट में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं और इसीलिए ऑक्सीडेशन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, काफ़ी हद तक हम उसे रजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है देयर इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटीज आर गुड। थियोब्रोमा में हमने क्या देखा था, थियोब्रोमा ऑयल में डिसएडवांटेज था कि वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, कम होती है। लेकिन सिंथेटिक हार्ड फैट के केस में इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है हार्ड फैट की वो अच्छी होती है। फोर्थ एडवांटेज ये है तो नो मूड लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन कूलिंग। क्या होता है कि थियोब्रोमा ऑयल कूल होने के बाद उसमें जितनी हमें कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए उतनी नहीं आती, इसकी वजह से वो स्टिक हो सकती है मूड वॉल के साथ। लेकिन सिंथेटिक हार्ड फैट में ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, जितनी हमें चाहिए उतनी होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होने की वजह से वो मोल्ड के वॉल के साथ स्टिक नहीं होते और अच्छे से ईजिली हम उसे रिमूव कर सकते हैं आफ्टर कूलिंग। तो इसीलिए उसे लुब्रिकेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि दे प्रोड्यूस कलरलेस, ओडरलेस एंड एलिगेंट सपोजिटरीज। सिंथेटिक हार्ड फैट यूज़ करके हम जो सपोजिटरीज बनाते हैं वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और दिखने में भी अच्छी होती है, एलिगेंट होती है। अब देखते हैं कि जो सिंथेटिक हार्ड फैट होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक हार्ड फैट दैट इज दे कैन नॉट बी कूल्ड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे बिकम ब्रिटल इफ कूल्ड क्विकली। अब ये जो सिंथेटिक हार्ड फैट से बनाई हुई सपोजिटरीज होती है वो रेफ्रिजरेटर में हम उन्हें कूल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख के कूल करेंगे तो वो थोड़ी सी ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल मतलब ईजी टू ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उसे अगर रैपिडली हम क्विकली कूल करेंगे तो वो ब्रिटल हो सकती है, इसलिए हमें उसे रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए जो सिंथेटिक हार्ड फैट से सपोजिटरीज हम बनाते हैं उनके केस में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है दैट दे हैव मोर फ्लूइड देन थियोब्रोमा ऑयल व्हेन मेल्टेड एंड एट दिस स्टेज सेडिमेंटेशन ऑकर। अब सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सिंथेटिक हार्ड फैट होते हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू थियोब्रोमा ऑयल ज़्यादा फ्लूइड होता है और मेल्ट होने के बाद इस स्टेज में उसमें सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन क्लासिफिकेशन जो देखा था हमने फैटी बेसिस के बाद आता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस। तो उसमें आता है फर्स्ट ग्लिसरोजिलेटिन बेस। Glycerogelatin base is a mixture of glycerol and water made into a stuffed jelly by adding gelatin। अब जैसे कि ग्लिसरो एंड जिलेटिन बेस, ये जो नेम जो है ना ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है। ग्लिसरोजिलेटिन बेस, इसमें क्या होता है ग्लिसरॉल एंड वाटर का मिक्सचर होता है और इसे स्टफ़ बनाने के लिए, स्टफ़ जेली के फॉर्म में बनाने के लिए हम जिलेटिन यूज़ करते हैं। अब ये जो जिलेटिन ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस जो होते हैं ये हम जेलीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, सपोजिटरीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या फिर पेसरीज़ को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं।
और जो स्टफनेस हमें चाहिए होती है इन बेसिस में, वो हम जिलेटिन ऐड करके उसे स्टफनेस देते हैं। अब ये स्टफनेस हमें जो भी प्रिपरेशन बनाने के लिए चाहिए होती है, वो हर एक प्रिपरेशन के लिए अलग अलग स्टफनेस चाहिए होती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना प्रोपोर्शन ऐड करना होता है जिलेटिन का। क्योंकि अगर हम जेलीज के लिए जिलेटिन यूज़ कर रहे हैं तो जेलीज की स्टफनेस अलग होगी, सपोजिटरी की स्टफनेस अलग होगी, और फिर पेसरीज की स्टफनेस भी अलग होगी। सो द स्टफनेस ऑफ द मास डिपेंड्स अपॉन द proportion ऑफ जिलेटिन यूज्ड, which is adjusted according to its use. A suitable type of gelatin is selected depending upon the drug's compatibility, or two types of gelatin are used as suppository basis. अब जब हम सपोजिटरी बेसिस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक करेक्ट टाइप का जिलेटिन उसमें यूज़ करना पड़ता है। अब जिलेटिन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ फार्माजेल ए एंड सेकेंड इज़ फार्माजेल बी। फार्माजेल ए जो होता है उसे टाइप ए भी कहते हैं, और फार्माजेल बी जो होता है उसे टाइप बी कहते हैं। हमें जो सपोजिटरी बेसिस बनाने पड़ते हैं उसके लिए अगर हम करेक्ट वाला टाइप जिलेटिन का चूज़ नहीं करेंगे तो सपोजिटरी हमारी ख़राब हो सकती है। इसीलिए करेक्ट टाइप चूज़ करना जो हमारे ड्रग के साथ कंपैटिबल हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं ये जो ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस होते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब ये जो ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस की सपोजिटरीज जो होती है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती, बहुत लेस कॉमनली यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू फैटी बेसिस। क्योंकि ग्लिसरॉल जो होता है ग्लिसरोजिलेटिन बेस में वो लैक्सेटिव एक्शन देता है, तो इसकी वजह से उसका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, इसीलिए ये कम यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल। अब ये जो ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस की सपोजिटरीज होती है ये डिफ़िकल्ट होती है हैंडलिंग करने में, क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल होता है तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। देन दे आर हाइग्रोस्कोपिक एंड हेंस मस्ट बी केयरफुली स्टोर्ड। ग्लिसरोजिलेटिन से बनाई हुई सपोजिटरीज थोड़ी सी हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, इसलिए उन्हें अच्छे से स्टोर करना भी ज़रूरी होता है। जिलेटिन जो होता है वो बहुत सारे ड्रग के साथ इनकम्पैटिबल होता है और प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म कर सकता है, जैसे कि जिलेटिन टैनिक एसिड के साथ या फिर फेरिक क्लोराइड के साथ, गैलिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है, इसीलिए उन्हें हमें उसे कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लिसरोजिलेटिन के बाद आता है सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज। अब ये जो सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज होती है उसमें जिलेटिन एंड कर्ड सोप या फिर सोडियम स्टीरेट यूज़ किया जाता है। अब ये जो सोडियम स्टीरेट या फिर कर्ड सोप जो होता है वो ग्लिसरीन को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो सोप ग्लिसरीन सपोजिटरी होती है उसमें ग्लिसरीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 95% ऑफ द मास जो वेट होता है वो ग्लिसरीन का होता है। इसमें ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये जो सोप होता है सोप ग्लिसरीन को इवैक्यूएट करने के लिए हेल्प करता है, और ये जो सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज होती है वो उसमें ये डिसएडवांटेज होता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, इसीलिए उसे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इन टाइप की जो सोप ग्लिसरीन की सपोजिटरीज होती है उन्हें वैक्स पेपर में या फिर टिन फॉइल पेपर में रैप किया जाता है ताकि हम उसे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बेसिस। सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज के बाद आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बेसिस, जिसे हम मैक्रोगोल बेसिस या फिर कार्बोवैक्सिस ऐसा भी कहते हैं। और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स भी होते हैं। तो ये जो आप टेबल यहाँ पे देख रहे हैं तो मैक्रोगोल और उसके ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है मैक्रोगोल 400, मैक्रोगोल 1000, मैक्रोगोल 1540, मैक्रोगोल 4000 एंड मैक्रोगोल 6000। तो ये है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ मैक्रोगोल बेसिस। और ये जो 1 2 3 4 ये जो आप देख रहे हैं ये है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मैक्रोगोल बेसिस। By choosing a suitable combination, a suppository base, the desired characteristics can be prepared. अब जैसे कि हमने ऑइंटमेंट बेस में देखा था, कोई भी ऐसा आइडियल बेस नहीं होता जिसमें सारी की सारी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट टाइप्स के जो बेसिस होते हैं उन्हें एड मिक्सचर करके
एक बेस, जो हमें रिक्वायर क्वांटिटी का बेस होना चाहिए, वो उसे हम बनाते हैं एडमिक्सचर करके या फिर कॉम्बिनेशन करके, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैक्रोगोल के बेसिस होते हैं उन्हें भी हम एक दूसरे के साथ ऐड करके एक हमें जो चाहिए होता है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक वाला बेस, तो उसे हम क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल बेसिस जो होते हैं या फिर मैक्रोगोल बेसिस जो होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ the mixture generally have a melting point above 42 degrees Celsius, hence does not require cool storage and they are satisfactory for use in hot climate. अब ये जो मिक्सचर होते हैं ना मैक्रोगोल बेसिस के, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस के अबव, मतलब 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए इन्हें इन टाइप के सपोजिटरीज़ को कूल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो 42 डिग्री सेल्सियस का अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो हमारे यहाँ पे समर पर भी, समर के सीज़न में भी कितना टेम्परेचर जाता है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो समर के सीज़न में भी वो सपोजिटरी जो है वो इन्वायरमेंट में एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो भी वो मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए उसे, इसी की वजह से उसे कूल करने की ज़रूरत नहीं होती, कूल स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हॉट क्लाइमेट में भी हम इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो भी इट्स ओके। तो ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इस टाइप की सपोजिटरीज़ हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट they do not melt in the body cavity, rather they gradually dissolve and disperse and releasing the drug slowly. अब जैसे कि हमने देखा कि इन टाइप की सपोजिटरीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 42 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो बॉडी कैविटी में मेल्ट होने से रही, तो ये क्या होता है, ये जो बॉडी कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है या फिर डिस्पर्स हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे अपना जो ड्रग होता है, मेडिकामेंट होता है, उसे रिलीज़ करती है और फिर वहाँ पे ड्रग एब्सॉर्प्शन होता है। ये जो सपोजिटरीज़ होती है, तो इन टाइप की सपोजिटरीज़ जनरली मूल की वॉल से स्टिक नहीं होती, क्योंकि कूलिंग के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो हम ईज़िली मूल से रिमूव कर सकते हैं। And the third type is emulsifying bases of suppository bases. So they are synthetic bases and a number of good quality proprietary bases are available. अब ये जो emulsifying bases होते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरी बेसिस जो अवेलेबल होते हैं उसमें आता है विटेप्सॉल, और ये जो विटेप्सॉल होता है इसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड के, जिनकी चेन लेंथ होती है C12 to C18। उसके बाद है मेसा एस्टेरियम, and this is another range of bases which consist of a mixture of di, tri and monotriglycerides of saturated fatty acid, and it has a chain length of C11 to C17. Third is mesopol and it consists of glyceryl esters which is exactly मतलब जनरली लॉरिक एसिड से होती है, और उसके बाद इसमें ग्लिसरील मोनोस्टेरेट भी ऐड किया जाता है उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ये थे एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग बेसिस। अब इमल्सिफाइंग बेसिस जो होते हैं उसके कोकोआ बटर के कंपैरिजन में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं ये हम देख लेते हैं। सो वी विल सी द एडवांटेजेस ऑफ दिस बेसिस ओवर कोकोआ बटर, और वी कैन से थियोब्रोमा ऑयल। सो ओवर हीटिंग डज नॉट अल्टर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। थियोब्रोमा ऑयल में अगर हम ओवर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल गैमा या फिर अनस्टेबल अल्फा क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट होगा 15 and 20 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। और अगर हम एडवांटेजेस देख रहे हैं यहाँ पे इमल्सिफाइंग बेसिस में, तो क्या होगा, अगर हम इमल्सिफाइंग बेसिस को ओवर हीट भी करेंगे तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज इसकी नहीं होगी। सेकंड इज़ दे डू नॉट स्टिक टू द मोल्ड एंड दे डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड। अब इन टाइप के जो बेसिस होते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस, वो मोल्ड के वॉल के साथ या फिर मोल्ड के साथ स्टिक नहीं होंगे, और इसीलिए इसे प्रीवियस लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अनलाइक थियोब्रोमा ऑयल के जो बेसिस होते हैं वो मोल्ड में या फिर मोल्ड की वॉल के साथ स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि वो कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर नहीं होते, इसीलिए उसे प्रीवियसली लुब्रिकेट करना पड़ता है, मतलब मोल्ड वॉल को लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो इमल्सिफाइंग बेसिस में प्रीवियसली लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। देन थर्ड एडवांटेज ये दैट
दे सॉलिडिफाई रैपिडली। इमल्सिफाइंग बेसिस जो होते हैं वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दे आर लेस लायबल टू गेट रैंसिड। इमल्सिफाइंग बेसिस जो होते हैं वो रैंसिड नहीं होते ज़्यादातर, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होता है ये यहाँ पे काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज दे कैन एब्सॉर्ब फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वेयस लिक्विड। मतलब वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इमल्सिफाइंग बेस में एज़ कम्पेयर टू कोकोआ बटर। तो ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ इमल्सिफाइंग बेसिस ओवर कोकोआ बटर। Now we will see the manufacturing of suppositories. अब सपोजिटरीज मैन्युफैक्चरिंग में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है सपोजिटरीज की मोल्ड। ये जो मोल्ड होती है ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसी मोल्ड में हम सपोजिटरीज का मटेरियल पोर करके उसे सपोजिटरीज में कन्वर्ट करते हैं, उसे एक शेप देते हैं। ये जो सपोजिटरी एंड पेसरी के मोल्ड होते हैं ये मेटल से बने हुए होते हैं और उसमें 4, 6 या फिर 12 कैविटीज़ हो सकती है। इसमें जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक कलर का स्क्रू, ये रिमूव करके हम इस सपोजिटरी मोल्ड को लॉन्जिट्यूडिनली ओपन कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे कैविटीज़ देख रहे हैं ये 4 कैविटीज सपोजिटरीज मोल्ड में, तो उसे हम ओपन कर सकते हैं, उसे लुब्रिकेट कर सकते हैं। उसमें जो सपोजिटरी मटेरियल हमने पोर किया है तो उसमें उसे कूल करने के बाद उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब उसे रिमूव कर सकते हैं। इस सपोजिटरी मोल्ड को हम क्लीन कर सकते हैं। अब इसमें जो नॉमिनल कैपेसिटीज़ होती है वो होती है 1 ग्राम की, 2 ग्राम की, 4 ग्राम की या फिर 8 ग्राम की। ये जो मोल्ड्स होते हैं उन्हें अच्छे से लुब्रिकेट करना होता है और उसे यूज़ करने से पहले हमें उसे कैलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है। अब ये जो सपोजिटरीज़ में कैलिब्रेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोजिटरीज़ की ये जो साइज़ होती है ये सेम तो होती है, लेकिन उसमें हम जो सपोजिटरी मटेरियल फिल कर रहे हैं उसका वेट अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ये जो सपोजिटरी की मोल्ड होती है उसे कैलिब्रेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सपोजिटरीज़ के केस में हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होती है वो भी कैलकुलेट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती क्या है ये देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सपोजिटरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोल्ड इज़ यूनिफॉर्म बट इट्स वेट विल डिफर विद द डेंसिटी ऑफ द बेस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम कैलिब्रेशन करते हैं सपोजिटरी मोड का, सपोजिटरीज़ का, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो होता है उसकी आकार जो होती है वो तो सेम होती है सपोजिटरीज़ की, लेकिन उसका वेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक सपोजिटरीज़ बेस को या फिर इंग्रेडिएंट ऑफ मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए उसका वेट डिफ़र करता है। The definition is it is the quantity of drug that displaces one part of the base. अब फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 5 है। अब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें? अब उसका फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर ईच सपोजिटरी इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड दैट इज़ गिवन इन ग्राम माइनस the total term of dose of drug by displacement value of the drug. So this is the formula for displacement value of drug. अब देखते हैं कि सपोजिटरीज प्रिपेयर कैसे करते हैं। सपोजिटरीज प्रिपेयर करने के 4 मेथड होते हैं। उसमें से फर्स्ट है हैंड मोल्डिंग मेथड, या फिर उसे कोल्ड हैंड शेपिंग ऐसा भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि पहले ड्रग ट्राइचुरेट किया जाता है मोटर पेसल में, फाइन पाउडर में उसे ट्राइचुरेट किया जाता है। उसके बाद कोकोआ बटर को स्मॉल पार्टिकल्स में क्रिएट किया जाता है। ड्रग और जो कोकोआ बटर होता है उसे मोटर में अच्छे से मिक्स किया जाता है स्मॉल पोर्शन में, और उसके बाद उसमें वेजिटेबल ऑयल का 1 ड्रॉप, फिक्स वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका 1 ड्रॉप ऐड किया जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल क्या करता है, जो मास होता है कोकोआ बटर का और ड्रग का उसे एक प्लास्टिसिटी देने का काम करता है, और वो जो रिमाइंडर पोर्शन होता है कोकोआ बटर का वो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के साथ फिर उसे ऐड किया जाता है। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होता है? जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज़ द मेथड इन विच द स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज़ एडेड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोटर। अब क्या होता है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन जैसे ही हम ऐड करते जाते हैं उसे थोड़े से प्रेशर के साथ ट्राइचुरेट किया जाता है,
और फिर जो हीट जनरेट होती है ट्राइचुरेशन के बाद, वो क्या करती है, एक प्लास्टिक मास फॉर्म करती है। ये जो प्लास्टिक मास फॉर्म होता है ट्राइचुरेशन करते वक्त, वो थोड़ा सा कोहेसिव होता है। कोहेसिव मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल। और ये जो कोहेसिव फोर्स हम अप्लाई करते हैं, कोहेसिव मास फॉर्म होता है, प्लास्टिक मास फॉर्म होता है, तो वो जो मास फॉर्म होता है वो रेडी टू रोल होता है। मतलब हम आटा जो गूंथते हैं ना, गेहूँ का आटा, तो हम वो कैसे रोल करते हैं, तो उसी तरह का मास यहाँ पे फॉर्म होता है, जिसे हम हैंड से रोल करते हैं, इसीलिए उसे हैंड रोलिंग मेथड भी कहा जाता है। अब ये जो मास होता है वो मोटर से हम बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, और उसे एक बॉल में रोल करते हैं। थोड़े से बॉल शेप जो होता है उसे रोल करते हैं उस बॉल में, ठीक है। उसके बाद एक ऑइंटमेंट टाइल हम लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा स्टार्च पाउडर डस्ट कर लेंगे, ताकि वो जो मटेरियल हमने बनाया हुआ है वो ऑइंटमेंट टाइल पर स्टिक ना हो, ठीक है। फिर उसे फ्लैट फेस स्पैचुला के साथ हम रोल करते हैं, सिलिंड्रिकल शेप देते हैं उसे। और जो सिलिंड्रिकल शेप देते देते हम जो उसको सिलिंड्रिकली फॉर्म करते हैं शेप में, फिर उसे हम जितने नंबर ऑफ पीसेस हमें चाहिए होते हैं सपोजिटरीज़ के, उन पीसेस में उसे कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड, ठीक है। फिर एक एंड जो होता है सपोजिटरीज़ का, वो हम एक फिंगर के साथ उसे हेल्ड करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं फिंगर के, एक फिंगर की मदद से सपोजिटरी को, सपोजिटरी के एक एंड को हम पकड़ के रखेंगे। और दूसरा जो एंड होता है सपोजिटरीज़ का, जो हम पीसेस बना रहे हैं ना, वो पीसेस की बात कर रहे हैं, उस पीसेस के एक एंड को उंगली से पकड़ेंगे, और दूसरा जो एंड होता है उसे स्पैचुला से थोड़ा सा टैप करेंगे। टैप इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सपोजिटरीज़ को एक शेप देना होता है, तो उसके लिए हमें एक एंड को एक उंगली से पकड़ के रखना है और दूसरे एंड को थोड़ा सा टैप करना है, इसलिए उसे अच्छा सा शेप आ जाए। अब हैंड रोलिंग का जो मेथड है, ये मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर की मदद से समझाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो कोकोआ बटर है, हम उसे ग्रेट कर रहे हैं, श्रेड कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। फिर जो ड्रग है और बाइंडर है, बाइंडर हमने क्या यूज़ किया, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया, फिक्स वेजिटेबल ऑयल, प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म करने के लिए। तो ड्रग को और बाइंडर को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। यहाँ पे ऑइंटमेंट टाइल पर हमने मिक्स किया है, लेकिन प्रोसीजर में हमने देखा था कि हम मोटर और पेसल के साथ भी उसे ट्राइचुरेट करके मिक्स कर सकते हैं। फिर हमने ट्राइचुरेट करते करते क्या फॉर्म किया, एक प्लास्टिक मास फॉर्म किया। उसके बाद हमने उसे बॉल में कन्वर्ट किया, और फिर ऑइंटमेंट टाइल पे हमने उसे निकाल लिया और हैंड से उसे एक सिलिंड्रिकल शेप दिया। देखिए, रोलिंग द मास, इस तरह से हम उसे सिलिंड्रिकल शेप दे रहे हैं। और फिर छोटे छोटे पीसेस में जो सिलिंड्रिकल शेप हमने दिया था, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं एक ब्लेड की मदद से, ठीक है। फिर उसके जो छोटे छोटे पीसेस हुए हैं, फिर उसमें से एक पीस को लेंगे, एक उंगली से उसे पकड़ के रखेंगे एक एंड को, और दूसरी जो एंड होती है उससे हम जो स्पैचुला होता है उससे थोड़ा सा टैप करेंगे, ताकि उसे एक अच्छा सा शेप आ जाए। तो इस वाले प्रोसेस में हम शेपिंग दे रहे हैं। तो ये होता है हैंड रोलिंग मेथड। तो फिगर की मदद से आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये हैंड रोलिंग मेथड क्या होता है। नाउ मैं अभी थोड़ी सी एक फ़िगर की मदद से, मतलब स्टेप वाइज कैसे होता है हैंड रोलिंग का प्रोसेस, ये आपको मैं समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो होता है, ये आपने लिया कोकोआ बटर, फिर उसे मोर्टर पेसल के मदद से हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है पाउडर को, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हमने मिक्स करने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया, और एक प्लास्टिक मास हमने फॉर्म किया है इस वाले स्टेप में, ठीक है। फिर हमने क्या उससे किया, एक बॉल के फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया रोल करते करते, ठीक है। फिर उसे वेट कर लिया, अब यहाँ पे हम उसे वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उससे हमने एक ऑइंटमेंट टाइल पे ले लिया है, और उसे रोल करते करते एक सिलिंड्रिकल शेप हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में सिलिंड्रिकल शेप जो हमने दिया है, उसके क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, जो हमें सपोजिटरी हम बनाएंगे। छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद उसे हम एक एंड को ये जो छोटे पीसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4, ये जो सिलिंड्रिकल शेप में हमने जो रोल किया था, उसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब ये जो छोटे पीसेस है, उसमें से एक पीस हम उठा लेंगे, जिसे हम एक उंगली से दबा के रखेंगे, और दूसरे जो एंड होता है उसे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा शेप दे देंगे, ताकि उसे अच्छे से शेपिंग बन जाए। देखिए, इस तरह से हैंड रोलिंग सपोजिटरीज रेडी है।
यहाँ पे हमने सपोजिटरी को अच्छे से शेप दिया है और फिर हम इसे फिर पैक कर रहे हैं। तो ये है हैंड रोलिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह से आपको मतलब काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि हैंड रोलिंग मेथड क्या होता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रेशन मोल्डिंग। अब ये जो कॉम्प्रेशन मोल्डिंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन मोल्ड नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि हम जो टैबलेट कॉम्प्रेस करते हैं उसी तरह से सपोजिटरीज भी कॉम्प्रेस कर पाए। इसमें क्या किया जाता है, ड्रग को पहले पाउडर किया जाता है और फिर जो ग्रेटेड कोकोआ बटर होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है। जो मिक्सचर फॉर्म होता है फिर उसे एक चिल्ड सिलेंडर में फिल किया जाता है। फिल करने के बाद जो मिक्सचर होता है उसे एक पिस्टन की मदद से हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या होगा, हमें जो कॉम्प्रेशन सपोजिटरी मिलनी चाहिए होती है वो हमें मिल जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है फिगर ऑफ अ कॉम्प्रेशन मोल्डिंग मशीन। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे है प्रेशर व्हील, ये जो पिस्टन है यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं ये है मोल्ड कैविटीज़। हॉपर में हमने मटेरियल तो ऑलरेडी फिल किया हुआ है, जैसे जैसे ये प्रेशर व्हील घूमेगा वैसे वैसे ये पिस्टन जो है वो यहाँ पे नीचे आता जाएगा। हॉपर में ऑलरेडी मटेरियल है तो पिस्टन यहाँ पे फोर्स करते करते यहाँ पे आ जाएगा और मोल्ड कैविटीज़ में फिल हो जाएगा। यहाँ पे है रिटेनिंग प्लेट, तो जैसे ही यहाँ पे मोल्ड कैविटीज़ में मटेरियल फॉर्म होगा तो हमें सपोजिटरीज मिल जाएगी। तो इस तरह से सपोजिटरी कॉम्प्रेशन मशीन वर्क करती है। देन थर्ड मेथड इज़ पोर मोल्डिंग, जिसे हम फ्यूजन मेथड भी कहते हैं। अब ये जो पोर मोल्डिंग या फिर फ्यूजन मेथड है ये मेन मेथड है सपोजिटरीज प्रिपेयर करने की। इसमें क्या होता है कि ड्रग पहले मोटर में पाउडर किया जाता है, पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर कोकोआ बटर को ग्रेट किया जाता है, फिर उस कोकोआ बटर जो होता है उसे एक बीकर में लिया जाता है, वाटर बाथ पे उसे हीट किया जाता है और जैसे ही 2/3 पोर्शन जो होता है कोकोआ बटर का जब वो मेल्ट होने लगता है तो कोकोआ बटर जिस बीकर में होता है तो उसे वाटर बाथ से अलग किया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो जाए। उसी में मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल गामा क्रिस्टल या फिर अल्फा क्रिस्टल फॉर्म होंगे जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सिर्फ हम वार्म वाटर बाथ जो होता है वो यूज़ करेंगे, डायरेक्टली बर्नर पे हम कोकोआ बटर को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें उसे हीट सोर्स से बाहर निकालना है। जैसे ही 2/3 पोर्शन मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेस्ट मास होता है उसे भी मेल्ट करेंगे स्टरिंग की मदद से, ग्लास रॉड की मदद से हम स्टर करेंगे उसे। और कोकोआ बटर जो होता है वो अगर क्लियर लिक्विड फॉर्म हो जाता है इस प्रोसेस के दौरान तो इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल हो जाता है। अगर अनस्टेबल हो गया तो वो क्रिस्टल फॉर्म करेगा और सपोजिटरीज जो होती है वो मेल्टेड स्टेट में ही रह जाएंगी। तो रूम टेम्परेचर में हमें मेल्टेड स्टेट में सपोजिटरीज नहीं चाहिए, इसीलिए हमें हीटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि हम सपोजिटरीज का जो बेस है थियोब्रोमा ऑयल या फिर कोकोआ बटर उसे एक्सेसिव क्वांटिटी में हीट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ओवर हीट नहीं कर रहे हैं, ओके। उसके बाद हम जब थोड़ा पोर्शन जो मेल्ट कर रहे हैं उसके बाद हम उसमें ड्रग ऐड करेंगे बीकर में और फिर उसे धीरे धीरे स्टर करेंगे ताकि एक क्रीमी बेस अच्छे से फॉर्म हो जाए। और क्रीमी मेल्टेड बेस जो फॉर्म हुआ है उसे हम प्रीवियसली लुब्रिकेटेड मोड में पोर करेंगे। प्रीवियसली लुब्रिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोकोआ बटर यूज़ कर रहे हैं। कोकोआ बटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इसलिए वो मूल की जो वॉल होती है वहाँ पे स्टिक हो सकता है, इसीलिए हमें उसे प्रीवियसली लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो सपोजिटरीज बने वो लुब्रिकेटेड होने की वजह से मूल्ड की वॉल को स्टिक ना हो, ओके। अब ये जो मूल्ड होती है उन्हें कंजील करने के लिए अलाउ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है 30 मिनट्स के लिए ताकि वो अच्छे से हार्डन हो और स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म हो। तो 24 घंटे के बाद हम 24 घंटे तक भी रख सकते हैं रेफ्रिजरेशन में, लेकिन 30 मिनट्स में वो सॉलिडिफाई हो जाती है और हम उसे 30 मिनट्स के बाद इजीली रेफ्रिजरेटर से निकाल कर उसे जो मूल्ड से सपोजिटरीज होती है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 30 मिनट्स के बाद मूल्ड को हम रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे। जो एक्सेसिव मटेरियल होता है सरफेस के ऊपर, मोल्ड की सरफेस पे ऊपर उसे हम ट्रिम करेंगे। उसके बाद वो जो ब्लैक स्क्रू मैंने आपको दिखाया था उसे हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो सपोजिटरीज होती है वो एक्सपेल की जाती है बाहर। थोड़ा सा अगर जेंटल प्रेशर देंगे हम फिंगर से तो वो सपोजिटरीज ईज़िली बाहर आ जाती है।
तो फ्यूजन मेथड का जो स्टेप्स होता है ये फिगर की मदद से आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोकोआ बटर को ग्रेट कर रहे हैं, श्रेडिंग कर रहे हैं बेस का। उसके बाद यहाँ पे बीकर पे हमने बेल्टिंग किया है बेस का, मतलब जो कोकोआ बटर होता है उसे हमने बीकर में डाल के एक वार्म वाटर बाथ पे रख के उसको मेल्ट किया है। फिर जो ड्रग होता है हमने मिक्स किया है कोकोआ बटर के साथ, और ये जो सपोजिटरीज़ की जो मोल्ड है वहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें वो जो मेल्टेड पोर्शन है वो यहाँ पे हमने पोर किया है। अब इसको हमने सपोजिटरीज़ का जो मोल्ड होता है हमने इसे फ्रिज में रख दिया है, रेफ्रिजरेटर में, ताकि वो कूल हो जाए। 30 मिनट के बाद हमने ये जो सपोजिटरी मोल्ड है इसे बाहर निकाला है, और जो एक्सेसिव मटेरियल होता है सपोजिटरी मोल्ड के ऊपर, तो उसे हमने एक ब्लेड की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से जो एक्सेसिव मटेरियल होता है उसे ट्रिम्ड ऑफ कर लिया है। फिर ट्रिम ऑफ करने के बाद हमने क्या किया, सपोजिटरी की जो मोल्ड थी उसे, जो स्क्रू था ऊपर ब्लैक कलर का, उसे रिमूव कर लिया है। फिर इस तरह से सपोजिटरीज़ की जो मोल्ड है वो अंदर से ओपन होगी। अगर थोड़ा सा जेंटल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी सपोजिटरी जो है वो ईज़िली बाहर रिमूव कर सकते हैं हम। और फिर जो सपोजिटरीज़ हमें मिलेगी उसे हम रैप करेंगे और उसके बाद पैकिंग करेंगे। तो ये थी फ्यूजन मेथड और पोर मोल्डिंग मेथड, जिसे हम लैबोरेटरी लेवल पे यूज़ करते हैं, इसीलिए ये मेन मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है फ्यूजन मेथड, या फिर जिसे हम पोर मोल्डिंग ऐसा भी कहते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप इज़ ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन। अब ये जो ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन होती है ये दो टाइप्स में अवेलेबल होती है। द फर्स्ट इज़ रोटरी मोल्डिंग मशीन एंड सेकेंड इज़ स्ट्रेट लाइन मोल्डिंग मशीन। अब मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या होती है मोल्डिंग मशीन की, वो हम देख लेते हैं। मोल्डिंग मशीन की जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होती है उसमें से फर्स्ट स्टेप है प्रिपेयर्ड मास इज फिल्ड इनटू फिलिंग हॉपर। सबसे पहले हमें सपोजिटरी का जो मास होता है, जो मटेरियल होता है, वो प्रिपेयर कर लेना होता है और फिलिंग हॉपर में फिल करना होता है, जहाँ से फिलिंग हॉपर में वो कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और जो सपोजिटरी मोल्ड्स होते हैं उसे लुब्रिकेट किया जाता है, जिसमें लुब्रिकेटिंग सॉल्यूशन जो होता है वो स्प्रे किया जाता है या फिर ब्रश किया जाता है अच्छे से, लेकिन मोल्ड को अच्छे से लुब्रिकेट किया जाता है। थर्ड स्टेप पे जो पोल्टन मास होता है वो मोल्ड्स पे फील्ड किया जाता है। जो हॉपर में हमने मास डाला है वो मोल्ड में ऑटोमेटिकली फील किया जाता है, ठीक है। और फिर जो मास हमने फील किया हुआ है मोल्ड में वो वहाँ पे कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। एक्सेस मटेरियल जो भी रहता है मोल्ड के ऊपर वो स्क्रैप ऑफ किया जाता है और फिर रीयूज़ के लिए वो कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो इसलिए उसे फिर से रीयूज़ किया जाता है। और वो जो इजेक्शन सेक्शन रहता है जिसमें मोल्ड ओपन की जाती है, सपोजिटरीज जो होती है वो बाहर पुश की जाती है स्टील रॉड्स पे, और मोल्ड ऑटोमेटिकली फिर से क्लोज़ हो जाती है। और फिर से फर्स्ट वाली जो स्टेप होती है, जैसे कि फिलिंग हॉपर में जाना, फिर मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करना मतलब लुब्रिकेट करना, फिर वो मोल्ड में फिर से वो मोल्टन मास जो होता है वो पोर करना, तो वो सारी स्टेप्स जो साइकिल होती है ना ये, वो फिर से रिपीटेडली वो वही वो प्रोसेस किए जाती है। तो ये थी रोटरी मशीन की साइकिल। अब ये जो टिपिकल रोटरी मशीन होती है ना, तो उसकी जो रेंज होती है आउटपुट की वो होती है 3500 से लेकर 6000 सपोजिटरी एक घंटे में वो बनाती है। मतलब प्रोडक्शन 3500 से लेकर 6000 सपोजिटरी एक घंटे में वहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो ये थी ऑटोमेटिक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो सपोजिटरीज बनती है उसे पैकेज या फिर स्टोर कैसे करें। अब सपोजिटरीज़ को यूजुअली टीन या फिर एल्यूमिनियम, पेपर या फिर प्लास्टिक के मटेरियल में पैक किया जाता है। पुअरली पैकेज सपोजिटरीज जो होती है वो स्टेनिंग दे सकती है, ब्रेकेज दे सकती है और डिफॉर्मेशन हो सकता है या फिर मेल्ट हो सकती है सपोजिटरीज, तो इसीलिए उसे अच्छे से पैक करना ज़रूरी होता है। कोकोआ बटर और ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन की सपोजिटरीज जो होती है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मेल्ट हो सकती है। और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल सपोजिटरीज जो होती है वो जनरली रूम टेम्परेचर में भी हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उन्हें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए। तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी हम ऐसी सपोजिटरीज यूज़ कर सकते हैं जिन्हें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती।
तो ये था ऑल अबाउट सपोजिटरीज़, जिसमें हमने सपोजिटरीज़ क्या थी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस और उसके न्यूट्रिएंट्स क्या थे ये भी देखे। सपोजिटरीज़ का फॉर्मुलेशन देखा, ड्रग कौन कौन से यूज़ करते हैं और सपोजिटरीज़ के बेसिस कौन कौन से होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स कौन से होते हैं। और उसके बाद सपोजिटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सपोजिटरीज़ मोल्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेटल्स के या फिर प्लास्टिक के मोल्ड्स होते हैं, डिस्पोजेबल मोल्ड्स होते हैं, किस तरह से हम सपोजिटरीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। इस तरह की चीज़ें हमने सपोजिटरीज़ के चैप्टर में सीखी है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है, फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेसिस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सपोजिटरीज़। और उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक या फिर आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोजिटरीज़। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद होते हैं शॉर्ट नोट्स, जो आपको सपोजिटरीज़ की कंपाउंडिंग की मेथड्स होती है वो पूछी जा सकती है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उनमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी बेसिस और मेथड जो होती है कंपाउंडिंग की, तो वो उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम स्टेराइल डोसेज फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पेरेंटल प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट उनके लिए ला पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप हमारे वीडियो का फीडबैक भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, लाइक का बटन तो आपको हिट करना ही है, वो तो कंपलसरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आप रेड कलर का एरो देख रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आपको लिस्ट फ्लैश हो रही है, ये है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट। तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।